इसमें पढ़ेंगे आज पहला पाठ, भूगोल एक विषय के रूप में। हाँ, जा तो काम करते रहा। जो पहला अध्याय अपना भूगोल एक विषय के रूप में ये कोर्स में उठाया नहीं गया है ना। तो शुरू करें इसको। आपने माध्यमिक स्तर तक भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के एक घटक के रूप में किया है। आप विश्व एवं इसके विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्यों से परिचित है, अतः आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे तथा पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं एवं उनके अंतर प्रक्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ आप एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। हम धरातल पर रहते हैं, हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों में प्रभावित होता है। हम निर्वाह के लिए इसमें एक प्रश्न आया है कि यहाँ पर ये हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। तो इसके कई कारण है कि हमें भूगोल के बारे में क्यों जानकारी आवश्यक है। क्योंकि हम धरातल पर रहते हैं और हमारा जीवन हमारे परिस्थान से जहाँ हम रहते हैं उसके आसपास के क्षेत्रों से काफी कारणों से प्रभावित रहता है। और हम
इसमें सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भूगोल शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी भूगोल क्या है ना। तो भूगोल का अर्थ होता है भू यानी गोल, और भू यानी पृथ्वी, और गोल यानी गोल, यानी पृथ्वी गोल होती है। पृथ्वी का आकार कैसा होता है? गोल। भूगोल को एक विज्ञान माना गया है, और इसका शाब्दिक अर्थ भू यानी पृथ्वी, और गोल यानी गोल, पृथ्वी गोल है। अंग्रेजी में भूगोल को ज्योग्राफी कहते हैं। ज्योग्राफी एक यूनानी ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो यानी पृथ्वी, और ग्राफो यानी वर्णन, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन। सर्वप्रथम प्राचीन यूनानी अर्थात ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया, और भूगोल को धरातल के एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मान्यता प्रदान की। आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, आ रही है। अच्छा, तो भूगोल का अर्थ समझ में आया, क्या होता है भूगोल? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, चलो अब इसमें आगे बढ़ते हैं अपन। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं एवं खाद्य पौधों पर आश्रित था। यानी पहले आदिम समाज था ना, जब मनुष्य अपने शुरुआती दौर में, तो उस जमाने में वो वे लोग अपने भरण पोषण के लिए किन चीजों पर निर्भर थे? प्राकृतिक चीजों पर, प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों के ऊपर वो जीवित थे। जैसे पशुओं और खाद्य पौधों पर, यानी जो खाने योग्य फल फूल थे उनके ऊपर, और पशुओं को मारकर या मरे हुए पशुओं के मांस के ऊपर वही लोग जीवित थे, आदिम मानव समाज। समय बीतने के साथ हमने तकनीकों का विकास किया, तथा प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, मृदा, जल का उपयोग आदि करते हुए अपना आहार उत्पादन यानी भोजन उत्पादन प्रारंभ किया। हमने अपने भोजन की आदतों एवं वस्त्र को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया। ध्यातव्य है कि प्राकृतिक संसाधन आधार, तकनीकी विकास, भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन एवं उनका परिष्करण सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। अब इसमें एक शब्द आया वातावरण। ये वातावरण क्या होता है? वातावरण का मतलब है चारों ओर की उन सभी बाहरी दशाओं का संपूर्ण योग, जिनके जिसके अंदर एक जीव या पूरा समुदाय रहता है, या कोई वस्तु उपस्थित रहती है। तो वातावरण को हम दो भागों में बांट सकते हैं, भौतिक वातावरण और जैव वातावरण। इसमें एक शब्द और आया था ऊपर, यहाँ पर है परिस्थान। परिस्थान का मतलब होता है आसपास का वातावरण अथवा परिस्थिति, यानी मानव जिस परिवेश में रहता है उसके आसपास का क्षेत्र ऊपरी स्थान कहलाता है। और
एक शब्द है ये जैसे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों में वो सारी चीजें सम्मिलित रहती है जो इस धरती से हमें प्राप्त होती है, पूरी प्रकृति से हमें जो प्राप्त होती है वो सब चीजें कौन से संसाधन कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन। जैसे इनमें सूर्य का प्रकाश है, मिट्टी है, खनिज तत्व है, वायु है, वनस्पति है, जल है, और भी कई सारे संसाधन है जो हमें प्रकृति के माध्यम से उपहार स्वरूप प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक संसाधन आधार तकनीकी विकास भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन एवं उनका परिष्करण सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। अब इसमें एक शब्द है, इन सभी के साथ में अनुकूलन। अनुकूलन का क्या मतलब होता है? यानी एक जीव का संरचनात्मक या व्यवहारिक परिवर्तन। एक अनुकूलन जीव को उत्तरजीविता एवं प्रजनन में सहायता प्रदान करता है। अर्थात एक प्रतिकूल अनुकूलन से जीव की उत्तरजीविता अर्थात प्रजनन सामर्थ्य में कमी आना, ये इस तरह की एक अनुकूलन परिवर्तनशील व्यवहारिक परिवर्तनशील प्रक्रिया। ये एक जीव का संरचनात्मक या व्यवहारिक परिवर्तन, ये अनुकूलन होता है। भूगोल के एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। आप विविध प्रकार की भूमि एवं लोगों से परिचित हैं, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में रुचि रखते होंगे। भूगोल आपको विविधता समझने तथा समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। इससे आप में मानचित्र में परिवर्तित गोलक अर्थात ग्लोब को समझने तथा धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होती है। अब इसमें शब्द है ग्लोब। ग्लोब का कल भी बताया था मैंने, वो अक्षांश देशांतर वाले में कि ग्लोब क्या होता है। तो मैं फिर से बताता हूँ ग्लोब का अर्थ। इसमें ग्लोब क्या होता है, यानी ग्लोब पृथ्वी का छोटा रूप होता है, पृथ्वी का लघु रूप। एक वास्तविक प्रतिरूप होता है पृथ्वी का, एक पृथ्वी का बिल्कुल छोटा रूप ग्लोब होता है, जिस पर पृथ्वी का चित्र बना रहता है। इसी को क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक जैसे भौगोलिक सूचना तंत्र, भौगोलिक सूचना तंत्र, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, संगणक मानचित्र कला के रूप में प्राप्त ज्ञान एवं कुशलता आपको राष्ट्र स्तरीय विकास में योगदान करने की योग्यता से लैस करती है। तो इसमें एक शब्द आया है ये जीआईएस, भौगोलिक सूचना तंत्र। इसका मतलब होता है कि एक वास्तविक विश्व से संबंधित स्थानीय आंकड़ों का संग्रहण करना, उनका भंडारण करना और अपनी इच्छा के अनुसार उनको पुनः प्राप्त करना, जब चाहे जब उनको काम में ले सकें, देख सकें, और उनका रूपांतरण और उनको प्रदर्शित करना। ये एक सशक्त युक्तियों का कंप्यूटर आधारित समूह है। यानी कंप्यूटर के माध्यम से हम इन सभी चीजों को जब चाहे जब देख सकते हैं और जब चाहे जब इनका उपयोग कर सकते हैं। तो ये होता है भौगोलिक सूचना तंत्र। अब अगला प्रश्न पूछना चाहेंगे कि भूगोल क्या है। आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारा आवास है,
ये पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है। पृथ्वी की सतह एकरूप नहीं है, यानी पृथ्वी की जो सतह है वो उबड़ खाबड़ है। कहीं पर पर्वत, पठार, नदियां, झीलें, खाइयां, घाटियां वगैरह कई तरह अलग अलग प्रकार की धरातल है पृथ्वी की, है ना। इसके भौतिक स्वरूप में भिन्नता होती है। यहाँ पर्वत, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, मैदान, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान, वन, उजाड़ क्षेत्र मिलते हैं। या सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में भी भिन्नता पाई जाती है। जो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सर्जित ग्रामों, नगरों, सड़कों, रेलों, पतनों, बाजारों एवं मानव जनित अन्य कई तत्वों के रूप में विद्यमान है। ये जो पतन शब्द आया है, इनको बंदरगाह भी कहते हैं। जो समुद्र के तटों पर पानी में चलने वाले जलयान होते हैं ना, वो आके ठहरते हैं इन जगहों पर, तो उनको क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं, पतन कहते हैं। जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा, ये होते हैं। वैसे ही जलयानों के ठहरने का स्थान बंदरगाह कहलाता है या पतन कहलाता है। उक्त भिन्नता में भौतिक, पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने का संकेत निहित होता है। भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाजों ने अपने सर्जनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपने तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंचित किया। अब आप पहले पूछे गए प्रश्न भूगोल क्या है का उत्तर देने का सक्षम प्रयास कर सकते हैं। भूगोल के बारे में हमने पहले पढ़ लिया कि भूगोल क्या है। पृथ्वी का वर्णन। अत्यंत सरल शब्दों में ये कहा जा सकता है कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था, जो एक ग्रीक विद्वान है। और इसका कार्यकाल 276 से 276 ईसा पूर्व से 194 ईसा पूर्व तक रहा। यानी 276 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था और 194 ईसा पूर्व इसकी मृत्यु हुई थी। तो सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाला जो भूगोलवेत्ता था वो कौन था? इरेटोस्थनीज। कई बार ये परीक्षा में प्रश्न आता है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। इसका उत्तर इरेटोस्थनीज। ये शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों जियो यानी पृथ्वी और ग्राफोस यानी वर्णन से प्राप्त किया गया है। इन जो अंग्रेजी में ज्योग्राफी शब्द होता है, तो जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब वर्णन करना। दोनों को जब एक साथ मिलाकर इसका अर्थ बनाते हैं तो उसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं। आप इस तथ्य से तो परिचित ही है कि यथार्थता बहुआयामी होती है। यथार्थता बहुआयामी होती है तथा पृथ्वी भी बहुआयामी है। इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीवन विज्ञान, मौसम विज्ञान तथा अन्य सह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय जैसे
अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, नरविज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। भूगोल अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु तथा विधि तंत्र में भिन्न है, परंतु साथ ही अन्य विषयों से इसका निकट का संबंध है। भूगोल सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक विषयों से सूचनाधार प्राप्त कर उसका संश्लेषण करता है। हमें पृथ्वी पर भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई पड़ती है। अनेक तत्वों में समानता तथा कई में असमानता पाई जाती है। अतः भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। इसी प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन नहीं करते, अपितु उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन विभिन्नताओं के कारण होते हैं। जैसे फसल का फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है। किसी प्रदेश में किस प्रकार की फसल होती है तो दूसरे में किस प्रकार की फसल होती है, यानी अलग अलग फसलें अलग अलग क्षेत्रों में बोई जाती है या पैदा की जाती है, उनका स्वरूप अलग अलग होता है। किंतु ये भिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार में मांग, किसानों की व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में भिन्नता से संबंधित होती है। यानी जो दो प्रदेशों में फसलों में भिन्नता पाई जाती है उनका क्या प्रमुख कारण क्या है? एक तो उस प्रदेश की मिट्टी, अलग अलग क्षेत्रों में मिट्टियों में अलग अलग प्रकार के गुणधर्म पाए जाते हैं, तो वहां पर फसलों में भी अंतर मिलेगा। और दूसरा है उस प्रदेश की जलवायु, दो अलग अलग जगहों की जलवायु अलग अलग भी हो सकती है, तो जलवायु का विशेष महत्व होता है फसलों में। और तीसरा है बाजार में मांग, बाजार में फसलों की मांग और किसानों की व्यय क्षमता, किसान कितना खर्च करते हैं फसल बोने के लिए और उनकी देखरेख करने के लिए, उनको बड़ा करने के लिए कौन कौन से खाद बीजों का प्रयोग करते हैं, ये चीजें भी महत्व रखती है इसमें। इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध को ज्ञात करने में है। एक भूगोलवेत्ता तथ्यों की व्याख्या कार्य कारण संबंधों के ढांचे में ही करता है, क्योंकि यह केवल व्याख्या में ही सहायक नहीं होता है, अपितु तथ्य के पूर्वानुमान एवं भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता भी रखता है। भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य स्थैतिक नहीं अपितु गत्यात्मक होते हैं। वे सतत परिवर्तनशील पृथ्वी तथा अथक एवं निरंतर सक्रिय मानव के बीच आबद्ध प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तित होते रहते हैं। आदिम मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर करता था। आदिम मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर करता था, यानी जो आदिम मानव थे वो किस पर जीवन निर्वाह करते थे? अपने आसपास के पर्यावरण के
ऊपर निर्भर रहते थे वो। उस आसपास के क्षेत्र में कैसे जीव जंतु रहते थे और किस प्रकार के पेड़ पौधे वहां पर थे, तो उन्हीं के ऊपर वो लोग आश्रित रहते थे। अब ऐसा नहीं है। भूगोल इस प्रकार प्रकृति तथा मानव के समग्र इकाई के रूप में अंतर प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है तथा वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। इसकी छाप उसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर देखी जा सकती है। मानव ने प्रकृति के साथ समझौता, अनुकूलन अथवा अपरिवर्तन के माध्यम से किया। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था पार कर चुका है। उसने तकनीकी के खोज एवं प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के लिए सन्निकट परिवेश अर्थात प्राकृतिक वातावरण को अपरिवर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र के क्षितिज में परिवर्धन कर दिया है। तकनीकी के क्रमशः विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है। तकनीकी तकनीकी ने श्रम की कठोरता को कम कर श्रम क्षमता को बढ़ाया तथा अवकाश का प्रावधान करते हुए मानव को उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर दिया। उससे उत्पादन के पैमाने एवं श्रम की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई। भौतिक वातावरण एवं मानव के अन्योन्य प्रक्रिया को एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव एवं ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया गया है। आपने मिट्टी का सर्जन किया, मैंने कप का निर्माण किया। ये एक कवि की पंक्तियां है जो ईश्वर के और खुद के बीच का वार्तालाप इस पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त कर रहा है कवि। इसमें लिखा है इसने कवि ने कि आपने मिट्टी का सर्जन किया और मैंने उस मिट्टी से किसका निर्माण किया? कप का निर्माण किया। आपने रात्रि का सर्जन किया, मैंने दीपक बनाया। आपने बंजर भूमि, पहाड़ी भूभाग एवं मरुस्थलों का सर्जन किया और मैंने फूलों की क्यारी तथा बाग बगीचे बनाए। तो ये इस तरह से एक कवि की पंक्तियां हैं यहाँ पर। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सर्जनात्मक योगदान का दावा करता है। तकनीकी तक, तकनीकी की सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ। उसने सर्वत्र अपनी छाप छोड़ी तथा प्रकृति के संयोग से नई संभावना का सर्जन किया। अब आज इतना ही पढ़ेंगे। अब यहाँ से कल पढ़ेंगे, यहाँ से, है ना? ये पेज नंबर
4 है। पेज नंबर 4 से कल पढ़ेंगे ऐसे।